हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है और जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। बात करें अगर हम जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो जीव विज्ञान शब्द को 1802 ईस्वी में लामार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द 1802 में लामार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है? तो जीव द्रव्य को माना गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन का भौतिक आधार किससे माना गया है? तो जीव द्रव्य को। देखते हैं इसके बारे में। जीव द्रव्य यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसीलिए हेक्सल ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है। यह पूछा जाता है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो हेक्सल ने कहा था। ठीक है, हेक्सल ने। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 में किया गया था। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो जीव द्रव्य होता है ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर यह बना होता है। यानी जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में पूछा जाता है। जीव द्रव्य बराबर क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। ठीक है, और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो हेक्सल ने कहा। और इसका नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, और ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? यानी कोशिका की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ध्यान रखिएगा, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी ये मृत कोशिका थी। ठीक है, इसलिए पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था? तो 1674 ईस्वी में इसकी खोज की थी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने किया था। और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर सेंटर किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस
कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, और जो ऊर्जा होती है किस रूप में संचित होती है? तो एटीपी के रूप में यह संचित होती है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह हम कई सारे प्रैक्टिस सेट को करेंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है? तो कोशिका भित्ति और पड़ हरित दोनों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति और पड़हरित ये किस में पाया जाता है? तो ये पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति और पड़हरित नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है, ये किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है प्रश्न, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्माण गोल्जी काय में होता है। ये प्रश्न बनता है कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है? तो गोल्जी काय में इसका निर्माण होता है। यह अंतः कोशिकीय पाचन में मुख्य स्थान होते हैं। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण इन्हें आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं डीएनए, इसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यह एक न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। यह कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है। डीएनए की कुछ मात्रा केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, डीएनए के अलावा जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी यह पाया जाता है। मूल रूप से यह आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आरएनए पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है।
यह एकल कुंडलित संरचना है। अभी हमने पढ़ा जो डीएनए होता है वह द्विगुणित होता है, और ये क्या होता है, एकल कुंडलित संरचना है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। यह गैर आनुवांशिक पदार्थ है। जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो आरएनए होता है ये गैर आनुवांशिक पदार्थ होता है। यद्यपि यह कुछ वायरस जैसे टुबरके मोजेक वायरस आदि में यह आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। ये जो वायरस होता है टुबरके मोजेक वायरस, इसमें ये आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। वैसे ये क्या होता है, ये गैर आनुवांशिक पदार्थ होता है ये। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधों के साथ अपने प्रयोग किए। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है मेंडल ने अपने प्रयोग जो है किस पौधे पे किए थे, तो मटर के पौधे पे किए थे। विज्ञान की वह शाखा जो वंशाक्रम और भिन्नता से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? उसे आनुवांशिकी, ठीक है, आनुवांशिकी कहते हैं उसे। ठीक, नेक्स्ट, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सभी को पता होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या पूछा है, ठीक है, तो टोटल कितना होता है? 46 होता है। अगर जोड़ा पूछा होता कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। मानव शरीर में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, इसलिए हमारी द्विगुणित संख्या कितनी होती है? 46 है। हमारी अगुणित संख्या कितनी है? तो 23 है। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, और जो है द्विगुणित यानी वैसे पूछा है कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। इनमें जो 22 जोड़े होते हैं जिन्हें अलिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है, ये स्त्री और पुरुष में क्या होते हैं? समान होते हैं। जो 22 जोड़े होते हैं ये क्या होते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसे क्या कहते हैं? अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। जो ये 23वां गुणसूत्र होता है जिसे लिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है, या पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, 2 लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? यक्स और वाई। मनुष्यों और अधिकांश अन्य स्तनधारियों में पाए जाते हैं। दोनों लिंग गुणसूत्र एक साथ एक व्यक्ति के लिंग को परिभाषित करते हैं। पुरुष कोशिकाओं में एक एक्स और एक वाई होता है। पुरुष में क्या होता है? एक एक्स होता है और एक वाई होता है। जो महिला में होता है दोनों एक्स एक्स होता है। ठीक है, एक्स एक्स जो है ये महिला और एक्स वाई ये पुरुष। ठीक, नेक्स्ट, मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है? तो वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी क्या है? अनुवांशिक रोग है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी अनुवांशिक रोग की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन और थैलेसीमिया, ये सब कैसे रोग हैं? तो ये अनुवांशिक रोग हैं। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लड़का पैदा होगा जब, अभी मैंने बताया था पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई होता है, और स्त्री में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स वाई गुणसूत्र हो तब क्या होगा आपका? लड़का, और एक्स एक्स होगा तो क्या होगा? लड़की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हीमोफीलिया एक दुर्लभ रक्त विकार है। अभी मैंने बताया था ये कैसी बीमारी है? तो आनुवांशिक बीमारी है जो रक्त को ठीक से जमने से रोकता है। क्योंकि हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों में रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन या थक्के जमाने वाले कारक पर्याप्त नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें सर्जरी या चोट के बाद रक्तस्राव रोकने में अधिक समय लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जीन के बारे में दिया, पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, बिल्कुल सही है। यह अनुवांशिकी की इकाई है,
टियारी थ्री में पूछा गया था, सही है। यह गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सभी जीन के बारे में ये सभी पॉइंट सही है। नेक्स्ट है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना और उनके सहयोगियों द्वारा पहले पूर्ण जीन एक ईस्ट टीआरएनए के संश्लेषण का प्रदर्शन किया गया था। उनके इस योगदान के लिए उन्हें नीरनबर्ग तथा रॉबर्ट होले के साथ संयुक्त रूप से 1968 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रकृति चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? प्रकृति के चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था। लैमार्क ने, डार्विन ने दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति के चयन के सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। डार्विन ने वर्ष 1859 में नेचुरल सिलेक्शन नामक विकासवाद के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। इसके अनुसार वे आबादी जो पर्यावरण में बेहतर यानी प्रजनन रूप से स्वस्थ हैं, उन्हें प्रकृति द्वारा चुना जाएगा और अधिक जीवित रहेंगे। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को लोकप्रिय रूप से डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन की पुस्तक, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है ये। डार्विन की पुस्तक का नाम क्या था? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किसकी पुस्तक है? तो डार्विन की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने किस पौधों का चुनाव किया था? अभी हमने पढ़ा था, तो मटर के पौधों का चुनाव किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल और हरा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर.एच. विटेकर ने दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था। कौन से 5 वर्ग हैं? तो आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। 5 जगत में जीवों को बांटा था आर.एच. विटेकर ने। इनका नाम ध्यान रखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक कोश की जंतु अमीबा एवं युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? अमीबा और युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसे प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटिस्टा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, मोनेरा में किसे किसे रखा गया है? तो जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म। ये किस में है? तो मोनेरा में है। प्रोटिस्टा में किसे रखा गया है? तो प्रोटोजोआ, युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम और क्लोरेला को। कवक में आपका ईस्ट, मशरूम, पेंसिलियम आदि। पादप में आपका सभी कोशिकीय पौधे और जंतु में आपके सभी बहुकोशिकीय जंतु। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेढक में श्वसन किस अंग से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेढक में जो श्वसन होता है किस अंग में होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो मेढक होता है ये त्वचा से भी, मुखवा से भी और फेफड़े से, इन तीनों से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्वचा हो गया आपका, फेफड़ा हो गया और मुखवा, तीनों से यह करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मेढक में 3 श्वसन प्रक्रियाएं होती हैं, त्वचीय श्वसन, मुख श्वसन और फुफ्फुसी श्वसन यानी फेफड़े से। प्रत्येक श्वसन प्रकार मेढक के परिवेश के अनुसार विशेष अंगों और कार्यों का उपयोग करता है। मुख और फुफ्फुसी श्वसन भूमि पर कार्य करता है, जबकि जो त्वचा श्वसन होता है ये त्वचीय श्वसन, ये आपका भूमि और जल पर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वास्तविक मछली कौन सी है? वास्तविक मछली इसमें पूछ रहा है कौन सी जो है मछली है। तो ध्यान रखिएगा, भले जो है स्टार फिश नाम दिए, फिश भले उसमें लगा लेकिन ये मछली नहीं होता। तो डॉग फिश ये क्या है? आपका मछली है, वास्तविक मछली है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मछली वर्ग में कौन कौन आता है?
तो शार्क हो गया आपका, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा, ये ध्यान रखिएगा, समुद्री घोड़ा, इसे ही हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। रोहू, फ्लाइंग फिश, फाइटिंग फिश, ये सब क्या है, मछली वर्ग में आते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, अक्सर ये समुद्री घोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेढक किस वर्ग का जंतु है? जो मेढक होता है किस वर्ग में आता है? तो ये एम्फीबिया वर्ग में आता है, यानी एम्फीबिया मतलब उभयचर में आता है। ठीक है, उभयचर होता है मेढक। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो जल तथा भूमि पर दोनों स्थानों पर रह सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। यह एक शीतरक्त यानी असमतापी प्राणी है, अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उभयचर और सरीसृप, मगरमच्छ को छोड़कर में 3 कक्षी हृदय होता है, इनमें 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। जो उभयचर होता है और जो सरीसृप होते हैं, इसमें कितने हृदय पाए जाते हैं, कितने कक्ष पाए जाते हैं, 3 कक्ष पाए जाते हैं हृदय के। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो ये मगरमच्छ होता है, ये अपवाद है। मगरमच्छ में क्या पाया जाता है, 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? जो स्तनधारी होते हैं, इनका हृदय जो है कितने कोष्ठ में, जैसे हमारे मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में होता है, तो 4 कोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे डी लिखा है, लेकिन ध्यान 4 होगा। स्तनधारियों और पक्षियों में, ध्यान रखिएगा, स्तनधारी और पक्षियों में कितने हृदय होते हैं, तो 4 हृदय के 4 कक्ष होते हैं। 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। ठीक है, और जो सरीसृप होता है उसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। मेढक में 3 होता है। ठीक, और मगरमच्छ में 4 होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बकरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं? जो मछलियां होती हैं किस अंग से सांस लेती हैं? तो ये गलफड़े से लेती हैं, यानी गिल से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान रखिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी है ये। देखिए, ऑक्टोपस और मछलियां, इसमें क्या होते हैं, गिल होते हैं। जो ऑक्टोपस और मछलियां होती हैं किससे सांस लेती हैं, तो गलफड़े से लेती हैं। परंतु जो व्हेल और डॉल्फिन होता है, इसमें गिल नहीं होते हैं, ये सिर पर स्थित नासाद्वार या वात छिद्रों से सांस लेती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो मछलियां होती हैं और ऑक्टोपस होता है, इसमें क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं। और जो व्हेल और डॉल्फिन होता है, इसमें जो है गिल नहीं होते हैं, ये शरीर पर स्थित नासाद्वार होता है यानी वात छिद्र होता है, उसी से ये सांस लेती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? सभी को पता होगा, सबसे बड़ा पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल है। ठीक है, ब्लू व्हेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, सबसे छोटा है ये। नेक्स्ट है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? कशेरुक जंतु में सर्वाधिक कठोर भाग शरीर में कौन सा होता है? तो ध्यान होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, इनेमल होता है। जो दांत में होता है इनेमल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दांतों का इनेमल यानी परत मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दांतों का इनेमल क्रिस्टली कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो इनेमल होता है किससे बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। या दांतों की सख्त बाहरी परत होती है जो इसे दांतों की सड़न से बचाती है। नेक्स्ट है, वेल में श्वसन किस अंग में होता है? वेल में श्वसन जो है ये फेफड़े से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, फेफड़ा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो सांस कहां से लेते हैं? जो नासाद्वार होता है उनके सिर पर, उससे। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को जंतुओं को किस वर्ग में, जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेट्स में रखा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राइमेट्स। नेक्स्ट है, ऊतकों का अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो साइटोलॉजी होता है अभी हमने बताया था, इसमें क्या पढ़ते हैं, कोशिका का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में क्या होता है,
फूलों का अध्ययन होता है। और ऑर्निथोलॉजी में इसमें क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी में। और जो हिस्टोलॉजी होता है इसमें किसका अध्ययन होता है, तो ऊतकों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। ध्यान रखिएगा, कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बाद इससे मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है, ऊतक से क्या मिलकर बनता है, अंग बनता है, अंग से अंग प्रणाली, और उसके बाद शरीर का निर्माण होता है। ये आप लोग क्रम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। उपकला ऊतक का कार्य शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करना है। उपकला ऊतक का कार्य क्या होता है, शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करना, साथ ही श्रवण या उत्सर्जन, संवेदन अथवा तथा अवशोषण की क्रिया पूर्ण करना। ठीक है, ये उपकला ऊतक का कार्य होता है। नेक्स्ट है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, तंत्रिका ऊतक एक विशेष प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। मस्तिष्क, मेरुरज्ज और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना उनकी विशेषता होती है। ठीक है, तंत्रिका की, तंत्रिका कोशिका संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। रक्त जो होता है ये किस प्रकार का ऊतक होता है, तो ये तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी संयोजी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए, संयोजी ऊतक के बारे में बात करें तो यह ऊतक शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने, अंगों तथा शरीर को आकार प्रदान करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। इन ऊतकों की उपस्थिति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। संयोजी ऊतक की जो है उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये आपका जो है भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। शरीर में यह ऊतक सबसे अधिक पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक शरीर में सबसे अधिक पाए जाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और तरल ऊतक। जो रक्त होता है ये तरल ऊतक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, आरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाशय में। इसे जो है अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छा से नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अनैच्छिक कहते हैं, यानी जो हमारी इच्छा से नहीं होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी कहते हैं। यह जैसे आपका आयरिस, वृषण, अमाशय, मूत्राशय तथा मूत्र वाहिनियों में यह पाई जाती है। आहार नाल में भोजन का प्रवाह इसी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अनैच्छिक पेशी ये हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। नेक्स्ट है, संयोजी ऊतक के उदाहरण है। संयोजी ऊतक के कौन कौन से उदाहरण है, तो लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन, ये सभी क्या है आपका संयोजी ऊतक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। संकुचनशील ऊतक अभी हमने पढ़ा था, तो आपका हो जाएगा पेशी ऊतक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेशी ऊतक। देखते हैं इसके बारे में, पेशी ऊतक के बारे में। प्रचालन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है। गतिशीलता एवं संकुचनशीलता जीवों के शरीर के महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। इस गतिशीलता एवं संकुचनशीलता में मायोसिन तथा एक्टिन नामक संकुचनशील प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़े की पेशी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण पेशी कौन सी है? तो जबड़े की पेशी होती है। पेशी ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो ये आपका अरेखित होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? अनैच्छिक कहते हैं। दूसरा आपका रेखी पेशी होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक कहते हैं। और तीसरा आपका होता है हृदय पेशी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक होते हैं? तो ये आपका चेतना अभी हमें बड़ा था, जो संवेदना से संबंधित होते हैं, तंत्रिका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सभी को पता होगा। हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आरबीसी में पाया जाता है, यानी लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन आरबीसी में यह पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा। और यह कार्य पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो यह ऑक्सीजन के वहन का कार्य करती है। ठीक है, ऑक्सीजन के वहन का कार्य करती है, ले जाने का काम करती है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया प्रश्न है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को श्रावण ग्रंथियों के श्रावण को, व्यक्ति की वृद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित करती हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सभी को पता होगा, 206 होती है। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वयस्क में 206 होती हैं और शिशु में लगभग 270 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है ये। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है? मैंने कई बार बताया है, तो टाइलिन बदलता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइलिन जो होता है भोजन में उपस्थित शर्करा को किसमें बदलता है? माल्टोज में यह बदलता है। देखते हैं, पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो पाचन जो है मुख गुहा से यह प्रारंभ होता है, जहां भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। जब हम मुंह में डालते हैं उसमें लार होता है, तो लार की सहायता से उसे मथा जाता है। सभी लार ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं, जिनमें 99% जल होता है तथा 1% जो है इसमें क्या होता है? एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका टाइलिन, दूसरा होता है आपका लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम ये किसमें होता है? तो लार में यह पाया जाता है, ये एंजाइम है। टाइलिन का काम क्या होता है? तो टाइलिन भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड मल्टोज में तोड़ देता है। इंपॉर्टेंट है ये। टाइलिन जो होता है ये स्टार्च को किस में तोड़ता है? तो माल्टोज में यह तोड़ देता है। और ये जो लाइसोसोम होता है इसका काम क्या होता है? तो लाइसोजाइम, यहाँ पे लाइसोजाइम होगा, लाइसोजाइम व थायोसाइनेट, इसका काम क्या होता है? तो भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों व जीवाणु को यह नष्ट करता है। ये जो टाइलिन होता है ये इसको तोड़ता है। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। और जो ये लाइसोजाइम होता है इसका काम क्या होता है? तो जो भोजन में सूक्ष्म जीव आए हुए होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह आए होते हैं, उसे क्या करता है? ये नष्ट कर देता है। कौन? तो आपका लाइसोजाइम। ये दोनों किसमें पाए जाते हैं? टाइलिन और उसमें ये लार में पाए जाते हैं। ठीक है, टाइलिन और लाइसोजाइम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भोजन का जो अवशोषण होता है शरीर के किस अंग में होता है? तो ऑप्शन सी, आंत में, छोटी आंत में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, छोटी आंत में। देखते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत पूछा जाता है ये भी प्रश्न कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, ये भी प्रश्न बनता है। पूर्ण पाचन के उपरांत उसका अवशोषण भी छोटी आंत में स्थित रसायनकों द्वारा होता है। देखिए, पूर्ण पाचन भी यहाँ पे होता है और अवशोषण भी इसका वहीं पे होता है। बिना पचा हुआ भोजन या बिना पचा हुआ जो कायम होता है बड़ी आंत में पहुंचता है।
कायम मतलब जो भोजन की लुगदी होती है, ठीक है। बिना पचा हुआ कायम बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जल का अवशोषण होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा आता है कि जल का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो बड़ी आंत में होता है, ठीक है। भोजन का पूछा जाए तो छोटी आंत में, जल का कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है। एवं शेष कायम मल के रूप में मलाशय में एकत्र होकर गुदा द्वारा यह बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को पता होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत जो होता है, देखिए यहाँ पे यकृत है, तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भोजन की शुरुआत यहाँ से होती है, फिर इसके आता है यहाँ पे देखिए ये आपका ये ग्रसनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका ये यकृत है, फिर यहाँ पे देखिए ये जो अमाशय है ना, ये अमाशय है, ये पित्ताशय है, बड़ी आंत है, ठीक है। अग्नाशय है, छोटी आंत है। इसको ध्यान रखिएगा, चित्र एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यकृत की बात करते हैं। मानव यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं से पित्त रस स्रावित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पित्त रस जो है कौन स्रावित करता है, तो यकृत से यह स्रावित होता है। जो यकृत नलिका से होते हुए पतली पेशी थैली पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से इसका स्राव होता है। और ये जमा कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में यह जमा होता है। यकृत विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। विटामिन ए यहीं पे संग्रहित होता है, कहाँ पे, यकृत में संग्रहित होता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भी संचित रखता है। ये सब प्रश्न बनते हैं, जितने पॉइंट हैं ये सारे प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन संचित करता है, तो ये आपका जो है यकृत करता है। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायबिटीज होता है आपका इंसुलिन की कमी से, ठीक है। डायबिटीज जो है, इंसुलिन का स्राव हमारे अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है कि जो इंसुलिन का स्राव होता है ये कहाँ से होता है, तो ये अग्नाशय की बीटा कोशिका के द्वारा इसका स्राव होता है, ठीक है। अग्नाशय से इसका क्या होता है, स्राव होता है। देखिए ये जो है आपका अग्नाशय है यहाँ पे, ठीक है, ये अग्नाशय है। अग्नाशय की बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन का स्राव होता है। भोजन करने के बाद जब रक्त में शुगर और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, उस समय उस बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव होता है। यानी ये किसको कंट्रोल करता है, शुगर और ग्लूकोज का यह कंट्रोल करता है। और इसकी कमी से क्या होता है आपका डायबिटीज, जिसे आप लोग मधुमेह कहते हैं, और नामक बीमारी या हो जाती है, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा पोषक पदार्थ जो होता है ये त्वरित ऊर्जा यानी तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, इसे ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है। शरीर में गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान किस अंग में होता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़े में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, गैस विनिमय वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच होती है। ऑक्सीजन को फेफड़े से रक्त प्रवाह में स्थानांतरित किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त प्रवाह से फेफड़े तक लाया जाता है। यही आपका क्या है, गैस विनिमय है, ठीक है। नेक्स्ट है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई, इंपॉर्टेंट है ये, किसे कहा जाता है, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर, नेफ्रॉन। मनुष्य में वृक्क यानी किडनी सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें विक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन डी यूरिया। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है कहाँ पे स्थित होता है ये,
तो मस्तिष्क में होता है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसे क्या कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्निया के नष्ट हो जाने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए पूछा जाता है प्रश्न में कि जो जब आंख ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसमें जो है क्या बदला जाता है, तो कॉर्निया। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिए, पूछा जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट है, लाल रक्त यानी लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो है ये अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, अनुपस्थित होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, सभी को पता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा 33। अगला, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सभी को पता होगा, शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांग की हड्डी होती है, जिसे क्या कहते हैं, फीमर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमर। अला, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त कहाँ पे शुद्ध होता है? तो ये किडनी में होता है, यानी वृक्क यानी गुर्दा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्क रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे डायलिसिस कहा जाता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72। नेक्स्ट, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो ओ समूह को क्या कहता है, तो रक्तदाता कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ए बी प्लस को क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, ए बी प्लस को क्या कहते हैं, सर्वग्राही। और ओ निगेटिव को क्या कहते हैं, सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? अभी बताया, सर्वग्राही किसे कहते हैं, तो ए बी को कहते हैं। ठीक है, और सर्वदाता किसे कहते हैं, तो ओ को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम है क्या, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स जो है आपका विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कराए, कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन ए का नाम क्या है, रासायनिक नाम रेटिनॉल है, सही है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सत्य है। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन, ये भी सही है। विटामिन के, टेकोफेरॉल, गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ये आपका गलत है। देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है आपका। विटामिन किसकी कमी से, सी की कमी से होता है। ठीक, और विटामिन, बात करें के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फिलिक्विनोन। फिलिक्विनोन आपका विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन, बात करें टेकोफेरॉल, ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है आपका, टेकोफेरॉल। नेक्स्ट है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी को पता होगा, आयोडीन की कमी से आपका जो है ग्वाइटर होता है। इसे क्या कहते हैं, घेगा कहते हैं। यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा रोग होता है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी मैंने बताया था इसके बारे में। विटामिन ए आपका रतौंधी, ये तो सही है। विटामिन बी आपका बेरी बेरी, ये भी सही है। विटामिन सी स्कर्वी, ये भी सही है। विटामिन डी
नहीं, अभी मैंने बताया था विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। और जो नपुंसकता होता है ये किससे होता है, तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन ई की जो रासायनिक नाम क्या होता है, अभी बताया था, टिकोफेरॉल होता है। रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन डी से आपका रिकेट्स होता है, विटामिन ई से आपका नपुंसकता होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जो होता है जल में घुलनशील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ाया भी है इसको, मैंने अलग से जो है साइंस वाली जो क्लास ली थी उसमें सारे पॉइंट मैंने बताए थे। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी और सी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों, ऑप्शन डी। देखिए, एक होता है आपका विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। जल में आपका बी और सी होता है, और जो वसा में होता है ये आपका होता है ए, डी, ई और के। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर में इकट्ठा होते हैं, कुछ दिनों के लिए रहते हैं। जो ये जल में होते हैं ये जो है तुरंत निकल जाते हैं। ठीक है, इनको हमेशा लेना पड़ता है, और ये इकट्ठा होते हैं, यानी ए, डी, ई, के, ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है। रक्त स्कंदन मतलब थक्का, रक्त का थक्का जो है किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के। रक्त का थक्का जो है किस विटामिन की कमी से, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलिक्यूनोन। नेक्स्ट है, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, तो शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन का वहन करना इसका मुख्य कार्य होता है, और इसी की वजह से रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। और ये किस में पाया जाता है, तो ये आरबीसी में यह पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीमोग्लोबिन में का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो लोहा यानी आयरन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है। किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये रक्त को शुद्ध भी करता है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, ये भी आपका क्या होता है, किडनी का कार्य होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। नेक्स्ट, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है। हड्डी और दांत में क्या पाया जाता है, आपका कैल्शियम होता है इसमें और फास्फोरस होता है, यानी ऑप्शन डी, हड्डी और दांत में आपका कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है। अभी हमने पढ़ा था सबसे बड़ी हड्डी, इसमें पूछ रहा सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये कान में पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्टेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और ये किस में पाई जाती है, तो ये मध्य कान में पाई जाती है। कान की हड्डी है, सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी मैंने अभी बताया था तो फीमर होता है। ठीक है, जांघ की हड्डी। अगला है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है। कह रहा कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है, तो विटामिन डी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कि विटामिन डी और विटामिन के, इसका निर्माण जो है हमारे शरीर में होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाकी जो है हम उससे सब्जियों वगैरह से लेते हैं, लेकिन जो विटामिन डी और विटामिन के होता है इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सूर्य से हमें कौन बनता है, तब विटामिन डी बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जीभ के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है। जीभ के किस भाग से जो है कड़वा स्वाद आता है, तो ध्यान रखिए जो पीछे का भाग होता है ये जीभ का, इसमें जो स्वाद कलिकाएं होती हैं पीछे, ये जो है किसका स्वाद देती है, तो ये कड़वा, यानी पिछला भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ये जीभ की संरचना है, यहाँ पे जो आगे वाला भाग होता है इससे हमें क्या महसूस होता है, इससे हमें मीठा, ठीक है, मीठा पता चलता है। ये जो साइड वाला होता है ये आपका सॉल्टी, और ये सौर जो होता है ये सौर यानी खट्टा, और ये आपका जो होता है ये आपका कड़वा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कड़वा आपका पीछे वाला भाग से, ये आपका खट्टा जो साइड वाला भाग है, और ये आपका क्या होगा, नमकीन, नमकीन यहाँ से आता है, और जो मीठा का स्वाद आता है आपका जो आगे वाला भाग होता है यहाँ से आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जीभ की संरचना है, ये एनसीईआरटी में दिया है तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। सभी को पता होगा 32 जो है दांत होते हैं हमारे शरीर में। ऑप्शन वयस्क पूछ रहा है, ठीक है,
तो 32, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वायरस से फैलने वाले रोग कौन से? इंपॉर्टेंट है, रोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोग से जो है आपका टीआरई 3 में 2-3 प्रश्न बने थे। तो वायरस से फैलने वाला इसमें रोग कौन सा है? तो एड्स भी है आपका, चेचक भी है, खसरा भी, ये सब वायरस से फैलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वायरस। देखिए, वायरस से होने वाले रोग की बात करें तो खसरा हो गया, चेचक हो गया, पोलियो, एड्स, छोटी माता, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ये सब किससे होते हैं? तो ये वायरस से होते हैं, यानी ये सब किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं। ठीक है, वायरस से होने वाले रोग हैं ये, खसरा, चेचक, पोलियो, एड्स, छोटी माता, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, रेबीज। ठीक, अला मलेरिया किस परजीवी के संक्रमण से होता है? जो मलेरिया होता है किस परजीवी के संक्रमण से होता है? ध्यान रखिएगा, मलेरिया जो होता है ये किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ये किसका संक्रमण से होता है? तो आपका प्लाज्मोडियम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, मलेरिया जो रोग होता है इसका वाहक क्या होता है? मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। ये किसका होता है? मलेरिया का वाहक मच्छर होता है। एक और ध्यान रखिएगा आप लोग, डेंगू का पूछा जाता है, डेंगू का जो वाहक मच्छर होता है कौन सा होता है? मादा एडीज होता है। ठीक है, मादा एडीज ये किसका होता है? डेंगू का होता है। और मादा एनाफ्लीज जो होता है किसका होता है? तो ये मलेरिया का होता है। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? इंपॉर्टेंट है, दूषित जल से कौन सा रोग होता है? तो आपका जो हैजा होता है ये आपका दूषित जल से होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए होता है? डायलिसिस का प्रयोग जो है किस रोग के इलाज के लिए होता है? तभी हमने बताया था जो रक्त शुद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, यानी किडनी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल नेक्स्ट बढ़ते हैं, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? जो बीसीजी का टीका होता है बच्चों को लगाया जाता है, किस रोग के लिए लगाया जाता है? ये किस रोग की रक्षा के लिए? तो टीबी, ऑप्शन बी, टीबी। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसका पूरा नाम क्या है बीसीजी का, तो बैसिलस कैलमेट गुइरेन। वैक्सीन जो है 1921 में फ्रांसीसी जीवाणु विज्ञानी अल्बर्ट कैलमेट और कैमली गुरियन द्वारा विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, टीबी के टीके की खोज किसने किया था? तो कैलमेट और कैमली गुरियन ने की थी, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है बीसीजी का टीका। और ये किसके लिए होता है? तो टीबी के लिए होता है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों को चुने। बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग होता है? अभी मैंने बताया था मलेरिया जो होता है किससे होता है? ये तो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो ये तो छट गया आपका, पहला वाला छट गया, पहला इसमें हट नहीं है। टीबी, टीबी ये आपका होता है। कुष्ठ रोग भी आपका होता है। रेबीज अभी मैंने पीछे बताया था, रेबीज किससे होता है? तो ये वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। और सिफिलिस भी होता है, ये आपका बैक्टीरिया से होता है। तो यानी हो जाएगा आपका 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 किसमें है? तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए बैक्टीरिया से होने वाले रोग की बात करें तो आपका प्लेग हो गया, टाइफाइड हो गया, तपेदिक, हैजा, कुष्ठ रोग, टिटनेस, डिप्थीरिया, गोनोरिया, सिफिलिस, निमोनिया आदि, ये सब किससे होते हैं? तो ये बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग। अगर हम मच्छर द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? तो आपका मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, पीतू ज्वर, ये सब जो है मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब की बार वाहक से कई सारे प्रश्न बने थे। ठीक है, नेक्स्ट, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? घरेलू मक्खी के द्वारा कौन से रोग होते हैं? तो हैजा होता है, अतिसार होता है, पोलियो भी होता है। रेबीज जो है आपका ये किससे होता है? तो ये जंगली जंतु कुत्ता वगैरह से काटने से होता है, मक्खी से नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक होता है? प्लेग महामारी को फैलाने में कौन सा सहायक होता है? तो चूहा जो होता है इसी से आपका क्या होता है? प्लेग फैलता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अभी हमने सबसे पहले प्रश्न पढ़ा था जंतु विज्ञान का पिता। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है वनस्पति विज्ञान का पिता, तो थियोफ्रिट्स को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? सवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं?
उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर, फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल के अध्ययन को। नेक्स्ट, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इवानोवस्की के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इवानोवस्की के द्वारा विषाणु को खोज की गई थी, यानी वायरस की खोज की गई थी। नेक्स्ट, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, वायरस को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसे किसी भी वर्ग में नहीं रखा गया है। अगला है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? अभी हमने पढ़ा था वायरस की खोज, इसमें आपका बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। ठीक है, लीeuwenhoek ने किया था बैक्टीरिया की खोज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपके एनसीईआरटी में है, ध्यान रखिएगा। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, और रेबीज किससे होता है? तो ये वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पास्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पास्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? लुई पास्चर ने इस विधि का इजाद किया, बिल्कुल सत्य है ये। इस विधि से दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, बिल्कुल सत्य है ये। इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। अगर टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? अभी हमने पढ़ा था टीबी के टीके की खोज, इसमें पूछ रहा टीबी के बैक्टीरिया की खोज, तो किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। रॉबर्ट कोच, जर्मनी वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। किसकी वजह से होता है टीबी? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? तो जो लाइकेन होता है, ये क्या होता है? सजीवी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवक और शैवाल का। नेक्स्ट है, किस पौधों की पत्ती में जड़ पाई जाती है? कह रहा है किस पौधों की पत्ती में जड़ पाई जाती है? तो जो ब्रायोफाइलम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। देखते हैं, एक तरफ तना का रूपांतरण दिया है और दूसरी तरफ उदाहरण दिया है। पहला इसमें प्रकंद। प्रकंद क्या होता है आपका? हल्दी। स्तंभ कंद यानी तना कंद आलू। सल कंद आपका प्याज होता है, और घन कंद आपका जिमी कंद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शुष्कोभिद लक्षण वाला पौधा है। शुष्कोभिद यानी जीरोफाइट्स, इसी को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? मरुभिद पौधा कहा जाता है। मरुभिद यानी मरुस्थल में जो पौधा पाया जाता है, कौन सा हो जाएगा? नागफनी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागफनी। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन आपका किसका नाम है, रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन B12 का, ये पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, TRE 1 में पूछा गया था ये। ठीक, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग जो है विटामिन B12 की कमी से होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यही हम बात करें विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी पीछे हमने बताया था, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपका नियासिन। नियासिन आपका विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से आपका जो है कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक,
दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।